केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का नतीजा अब सामने है। बीजेपी की आशा नौटियाल ने 5,623 वोट से जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस की कुल उपलब्धि इतनी रही कि 2022 के विधानसभा चुनावों की तुलना में उसका प्रदर्शन कुछ सुधर गया और कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत तीसरे से दूसरे स्थान पर आ गए। हालांकि शुरुआती दौर में वे इस बार भी तीसरे नंबर पर ही नजर आ रहे थे। इन चुनावों में मैं लगातार 11 दिन तक केदारनाथ क्षेत्र में था। हालांकि जीत हार को लेकर मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं था, लेकिन अब जब नतीजा सामने है तो दो बातें मेरे लिए चौंकाने वाली हैं। इस वीडियो में सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ होगा केदारनाथ उपचुनाव में या क्या हुआ है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। केदारनाथ घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में मैंने हजारों लोगों से संपर्क किया और उन्हें टटोलने का प्रयास किया, जानने की कोशिश की कि लोग धामी सरकार से कितने खुश हैं और कितने नाराज। ज्यादातर लोग सरकार से और खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नाखुश थे और बदलाव की बात कर रहे थे। लोगों से की गई बातचीत और तमाम दूसरे विश्लेषणों के बाद मेरा अनुमान था कि बीजेपी और कांग्रेस में से जीत चाहे जिसकी भी हो, लेकिन नेक टू नेक फाइट होने वाली है। जीत हार का मार्जिन 1,000 या उससे भी कम रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान था। दोनों उम्मीदवारों को 20,000 के आसपास वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीत का मार्जिन 5,500 से ज्यादा पहुंच गया। आशा नौटियाल को 23,814 और मनोज रावत को 18,191 वोट मिले। इनमें शायद बैलेट पेपर से पड़े वोट शामिल नहीं हैं। आशा नौटियाल इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली उम्मीदवार बन गई हैं। हार जीत का यह बड़ा अंतर मेरे लिए चौंकाने वाला है। निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान को 9,000 से ज्यादा वोट पड़ने की भी मुझे दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। मेरा अनुमान था कि त्रिभुवन को 4 से 5,000 वोट मिलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉबी पंवार के कारण त्रिभुवन को वोट पड़े, लेकिन वास्तव में ये दावा 1% भी सच नहीं है। बॉबी पंवार त्रिभुवन का प्रचार करने गए जरूर, लेकिन उनका इफेक्ट 0 था। मैंने फाटा से गुप्त काशी तक बॉबी पंवार का प्रचार देखा त्रिभुवन के लिए। गुप्त काशी में उनके भाषण भी सुने। उनके साथ करीब 15-20 गाड़ियों का एक काफिला था। ये काफिला जहां भी रुकता वहां गाड़ियों में सवार लोग नीचे उतरते और बॉबी त्रिभुवन का भाषण सुनते। यानी कि भाषण सुनने वाली जनता ये लोग अपने साथ ले गए थे। गुप्त काशी त्रिभुवन का अपना बाजार हुआ, लेकिन वहां उनके साथ उनके गांव की कुछ महिलाओं के अलावा बाकी जनता वही थी जो हर जगह उनके साथ चल रही थी और जगह उनका भाषण सुन रही थी। त्रिभुवन को 9,000 से ज्यादा वोट पड़ना न तो उनकी लोकप्रियता है और न बॉबी पंवार फैक्टर। यह सीधे तौर पर बीजेपी आरएसएस का चुनाव मैनेजमेंट था। केदारनाथ घाटी में चुनाव का माहौल पूरी तरह से इस बार धामी के खिलाफ था। बीजेपी आरएसएस को यह बात शुरू में ही समझ में आ गई थी। ऐसे में उन्होंने सत्ता से नाराज जो वोटर अपने साथ नहीं हो सकते थे, बीजेपी के साथ नहीं आ सकते थे और कांग्रेस को वोट दे सकते थे, उन्हें त्रिभुवन के पक्ष में कर दिया। बॉबी पंवार को त्रिभुवन के पक्ष में चुनाव प्रचार में भेजना भी मेरी समझ से कहीं न कहीं इसी रणनीति का हिस्सा था। हालांकि बॉबी फैक्टर वहां काम नहीं आया। जो भी हो सकता था वह बीजेपी आरएसएस अपने दम पर कर चुके थे। मैं अब भी यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि त्रिभुवन चौहान के अपने वोट 5,000 ही हैं। बाकी जो 4,000 वोट उन्हें मिले हैं वे कांग्रेस को मिल सकते थे, लेकिन बीजेपी आरएसएस के चुनाव मैनेजमेंट ने उन्हें त्रिभुवन की झोली में डाल दिया। आखिरी 2 रातों में बीजेपी ने जो पराक्रम दिखाया उसने 1 से 1,500 वोट और आशा नौटियाल को दिलवा दिए। इन 2 रातों में बीजेपी ने खास वर्ग के मतदाताओं पर फोकस रखा। चर्चाएं तो यहां तक हैं कि इस वर्ग को ललचाने के लिए कई तरह की सेवाएं भी दी गई। हालांकि इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, यह कहना मेरे लिए मुश्किल है।
फिर भी यह तो तय है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। चुनाव हारने के बाद सत्ता समर्थक पत्रकार अपने पोर्टलों पर और यूट्यूब पर कांग्रेस की कमियां और बीजेपी की अच्छाइयां गिनाने में मशगूल हो गए हैं। उनका काम यही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने नकारात्मक प्रचार किया, क्षेत्रवाद किया, या फिर यह कि कांग्रेस में गुटबाजी थी। लेकिन वास्तव में ये बातें सच नहीं हैं। गुटबाजी कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के भीतर थी, जो कई जगह पर साफ नजर आ रही थी। जातिवाद बीजेपी की ओर से खुलकर किया गया। ब्राह्मण ठाकुरों के गांवों में कांग्रेस को अनुसूचित जाति की पार्टी बताकर वोट बटोरे गए। कांग्रेस कहां पिछड़ गई, इस पर भी बात करने की जरूरत है। पहली गलती कांग्रेस ने यह की कि बीजेपी को उसी की पिच पर घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस की ओर से केदारनाथ धाम दिल्ली ले जाए जाने को चुनाव अभियान के दौरान प्रमुखता से उजागर किया गया। यह साबित करने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी खराब हिंदू है। दरअसल हिंदुत्व की पिच बीजेपी की अपनी पिच है। इस पिच पर जीत पाना कांग्रेस के लिए कभी भी संभव नहीं हो सकता। रोजी रोजगार के मुद्दे पर, केदारनाथ यात्रा में अव्यवस्था और सड़कों के किनारे लोगों के दुकानों खोमचों को तोड़े जाने के मुद्दे पर ही कांग्रेस डटी रहती तो ज्यादा ठीक होता। इसके अलावा जहां कहीं लोगों की छोटी छोटी दुकानों पर बुलडोजर चला, वहां कांग्रेस खड़ी नजर आती तो जो वोट बीजेपी आरएसएस ने त्रिभुवन को डलवाया वह आसानी से कांग्रेस के पाले में आ सकता था। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, जिससे वो पिछड़ गई। बावजूद इसके कांग्रेस अच्छी तरह लड़ी, एकजुट होकर लड़ी। चुनाव अभियान में अच्छा मैनेजमेंट नजर आया। भाजपा के लिए कहना होगा कि चुनाव में आपने जीत हासिल कर ली, आपको बधाई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इस क्षेत्र के लोगों के रोजी रोजगार के सवाल खत्म हो गए हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय चुनाव में तो बेशक कहीं नजर नहीं आए, लेकिन चुनाव जीतते ही उनका एक बयान आया है। कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के लोगों ने केदारनाथ मंदिर का सोना पीतल बनने की बात को नकार दिया है, झूठा साबित कर दिया है। अजेंद्र अजय जी से मेरा कहना है कि जीत का मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं रहा। जीत का मतलब ये नहीं कि यात्रा में, केदारनाथ यात्रा में खासकर जो अव्यवस्थाएं हुई उसके मामले में आप निर्दोष साबित हो चुके हो। जीत का मतलब ये भी नहीं कि अब अंकिता की हत्या का मसला कोई मसला नहीं रह गया है। जीत का मतलब यह नहीं कि लगातार सरकारी स्कूलों को बंद करने का आपका अपराध माफ हो गया है। जीत का अर्थ यह भी नहीं कि अस्पतालों का आपकी सरकारों ने जो हाल कर रखा है उसे लोगों ने छोड़ दिया है या लोग उसे भूल गए हैं। आप जीत गए। समाज के लिए काम करने का ढोंग करने वाले और सड़कों पर आपके खिलाफ आंदोलन करने वाले कुछ लोगों को मोहरा बनाकर आपने जीत हासिल की है। जितने आपको वोट मिले हैं उससे कई ज्यादा आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे लोगों को मिले हैं। और अंत में बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को लीड कर रहे बॉबी पंवार के बारे में एक बात जरूर कहूंगा। सत्ता के खिलाफ सड़कों पर लड़ने वाले लोग यदि सत्ता को सबक सिखाने का मौका आने पर सत्ता के सेफ्टी वॉल्व बनने की कोशिश करने लगे तो ऐसे लोगों पर शक करने की जरूरत है। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल ने टिहरी में बॉबी पंवार को समर्थन दिया था, तो केदारनाथ उपचुनाव में बॉबी पंवार यूकेडी उम्मीदवार के साथ न जाकर त्रिभुवन चौहान के पक्ष में क्यों खड़े हो गए। भविष्य को संवारना है तो इस तरह के राजनीतिक प्रपंचों को अच्छी तरह समझना होगा। चुनाव लड़ने के लिए ऐसे लोगों को फंडिंग कहां से होती है ये भी समझने की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ ये वीडियो शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य भेजें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी अवश्य देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।